हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले किसी पोएम को करने से पहले हमें पोएम का नाम याद होना चाहिए। यानी कि जैसे ही लाइनें हमारे सामने आए हमें पता चल जाए पोएम का नाम क्या है। दूसरी चीज, पोएट का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज पेपर में पूछी जाती हैं। जनरली जब भी पैरा आता है तो पहला क्वेश्चन होता है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो अगर हमें दोनों चीज याद है, पोएम का नाम भी और पोएट का नाम भी, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब हम पोएम शुरू करते हैं। पोएम है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं द वे ए क्रो शूक डाउन। शूक डाउन, शूक शेक से बनता है SHAKE, शेक से सेकंड फॉर्म बनती है शूक डाउन। सुक का, शेक का मतलब होता है हिलाना, हिला दिया, हिला दिया। डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक विषैला पेड़ होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, जिसपे कौआ आके बैठा और जिसने उस पर पड़ी बर्फ को मुझ पर गिरा दिया। इसका हम पूरे लाइन का, चारों लाइन का इस तरह से ले सकते हैं। एक विषैले पेड़ पर कौआ आकर बैठा और उस पर जमी हुई बर्फ को उसने मुझ पर गिरा दिया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का जनरली हम सोचते हैं डस्ट क्या है, हम सोचते हैं डस्ट धूल मिट्टी है, पर डस्ट का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स, महीन कण। अब किस चीज के महीन कण? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के महीन कण, यानी बारीक कण। यानी कि जब बर्फ पड़ती है तो महीन कण के रूप में पड़ती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, अगली लाइन में देखते हैं हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन, आप देख रहे हैं इसमें हैज गिवन यूज हुआ, यानी कि हैज जब यूज होता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसके साथ। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरा बदल दिया है। ए चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल दिया, जिसने मेरा मूड बदल दिया। हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय में परिवर्तन किया, जिसने मेरे मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूज्ड, और मेरा समय बचा दिया। सेव्ड सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्टूडेंट्स। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ समय बचा दिया। पार्ट ऑफ द डे का मतलब जिसमें कुछ समय बच गया। ऑफ डे आई हैड यूज्ड, यूज्ड का स्टूडेंट्स मतलब है हैव ए रिग्रेट, यानी मैं दुख से भरा हुआ था। जैसे कि आप देखते हैं कि कवि इसमें कहता है कि मैं दुख से भरा हुआ था कि अब समय निकल गया है, आज बर्फ पड़ गई है, आज कोई काम नहीं हो सकता, पर कौए ने आके मुझे बता दिया कि काम हो सकता है, काम हो रहा है, और कौआ अपनी यात्रा पे निकला हुआ है। तो उसका मूड जो दुख से भरा हुआ था, जो उसका दिन बर्बाद हो रहा था, उसका कुछ हिस्सा अभी भी बच गया। तो हम कह सकते हैं, चारों लाइनें का इस तरह से आप ले सकते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूज्ड। कोई के ऐसा करने से मेरे हृदय में, मेरे मूड में परिवर्तन हुआ, और जो मैं अपना दिन आधा गंवा चुका था उसका बाकी हिस्सा बच गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जनरली जब भी चार लाइनें आती हैं तो हमें पोएम का नाम और पोएट का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन होता है, जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछा होता है, व्हाट इज द रेम स्कीम ऑफ दीज लाइन्स ऑफ द पैरा। तो हम देखते हैं रेम स्कीम क्या है। इसमें हम रेम स्कीम देखते हैं बेटा, जो प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्रो, स्नो, इस तरह से जो वर्ड हैं इनको हम रेम स्कीम काउंट करते हैं। कैसे? जैसे हमने देख रहे हैं पहले पैरे में, पहली चार लाइनों में हम देख रहे हैं क्रो, क्रो, और
सेकेंड लाइन में देखते हैं मी, और थर्ड लाइन देख रहे हैं स्नो, और फोर्थ लाइन में देख रहे हैं ट्री। तो पहली लाइन और तीसरी लाइन में जैसा प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है तो हम उसको लेते हैं ए, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में जैसे आ रहा है मी और ट्री तो हम इसको लेते हैं बी। तो पहली 4 लाइनों का रेम्स क्यों हुआ ए बी। अगर हम पूरी पोएम का लेना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं इस तरह से, हैज हर्ड जो है यानी कि हम कह सकते हैं 5th लाइन जो है हर्ड, और जो है 7th लाइन पार्ट वो एक जैसा दिखता है ना। और जब हम देखते हैं इसमें 6th लाइन और 8th लाइन जो है मूड और व्यूड एक जैसा दिखता है। तो अगर हम ए बी ऊपर ले चुके हैं तो हर्ट को हम सी ले लेते हैं और मूड डी इसको ले लेते हैं डी। तो हम देखते हैं अगर हम लास्ट 4 लाइनों का देखें तो लास्ट 4 लाइन हम देख पाते हैं इसमें सी डी, और हम पूरा देखते हैं तो पूरे देखते हैं ए बी सी डी। तो ये रेम स्कीम हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और आप देख रहे हैं आपको आंसर देते समय इस बात का ध्यान रखना है जिस भी सेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी सेंस में आंसर देना है। जैसे हम पोएम को देख पा रहे हैं ये इस वर्ग की 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म के साथ यूज हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपका डू या डज से पूछा जाता है तो आपको डू या डज में आंसर करना है। अगर डिड में देना है तो 2nd फॉर्म में और डिड नॉट के साथ यूज कर सकते हैं, और अगर इस तरह से हैज के साथ भी यूज हो सकता है क्योंकि पोएम में हैज का यूज भी दिखाया गया है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हैज के साथ वर्ग की 3rd फॉर्म होती है तो आपका हैज के वर्ग 3rd फॉर्म के साथ ही आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इसमें दो टिपिकल वर्ड्स आते हैं। इसमें 2 वर्ड हैं जिसमें कि हेमलॉक ट्री आता है। हेमलॉक ट्री मैंने आपको बताया एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है जो जहरीला होता है, विषैला होता है। दूसरा जो वर्ड है टिपिकल वर्ड इसमें है वो है व्यूड, जिसको कि हेल्ड रिग्रेट, जिसका मतलब होता है दुख से भरा हुआ, जिसका मतलब जैसे इस पोएम में बताया गया है कि कभी दुख से भरा हुआ है कि उसका समय बर्बाद हो चुका है, पर ऐसा नहीं है, बाकी जो पार्ट है वो बच गया है। ठीक है जी। तो हमारे पास और इसमें कुछ नहीं आता है, तो इसलिए पोएम आज यहीं पे ख़त्म होती है, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।